माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। बजट वर्तमान व आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण तो पेश करता ही है, साथ ही यह सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है। हमारी सरकार की वित्तीय नीतियाँ एवं प्राथमिकता क्या हो, इसके लिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि के सुझावों और विचारों को ध्यान में रख करके एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है। प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले वर्ष में हम कौन कौन से दूरगामी कदम उठाना चाहते हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले ये समीचीन है कि मैं देश की आर्थिक स्थिति की सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करूं। इसका जिक्र करने का कारण ये भी है कि हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफ़ी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकतर सूचनांक ये संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। विश्व बैंक, IMF एवं ADB के विकास दर के अनुमानों को डाउनग्रेड किया है। स्वयं केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार देश की GDP ग्रोथ 5% रहने का अनुमानित है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 17-18 में पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1% दर्ज की गई है। लंबे समय बाद उपभोक्ता मांग घटी है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एवं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के आंकड़े भी निराशाजनक हैं। महंगाई की दर दिसंबर 19 में 7.35% दर्ज हुई है। यहाँ तक कि कृषि की भी विकास दर थम सी गई है। उपयुक्त सभी आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं, GST के झटकों पर मुंह खोलते नहीं, उनके आंकड़े दिखाते उन्हें आईना, वो फिर भी मुकर कर सच को तोलते नहीं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में जो गिरावट आ रही है, उसके खामियाजे के रूप में हमारे प्रदेश को जो शेयर इन सेंट्रल टैक्स मिलता है, उसमें 10,362 करोड़ रुपए काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार तो कई तरीकों से झंझ उठा लेती है, जैसे RBI से रुपए लेकर के, एयर इंडिया BPCL में निवेश करके, विनिवेश करके, LIC में हिस्सेदारी कम करके, जबकि राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन चुनौतियों के बावजूद भी माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता का यह कथन कि मेरी ये प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पहुँच सकूँ। मुझे ये उनका कथन हर पल प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हमें एहसास है कि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए इस बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह बाधित न हो। पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हमें विरासत में लगभग 3,10,000 करोड़ के कर्ज तो मिले ही हैं, इसके साथ ही लगभग 13,000 करोड़ रुपए के स्वीकृत किए गए कार्यों के भुगतान का भार भी हमारी वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसके चलते कुछ विभागों के कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया बिलों के भुगतान समय पर नहीं हो पाए। गत बजट में हमने जन घोषणा पत्र में लिए गए संकल्पों की दिशा में कई बड़े बड़े कदम उठाए थे। किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष, सहकारी ऋण माफ़ी, घर के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता क्लिनिक, महिलाओं के उत्थान के लिए 1,000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि, 1 लाख युवाओं को कुल 1,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रदेश के निवासियों के लिए राजस्थान जन आधार योजना
और राज्य में पहली बार विराट सफलता के साथ आयोजित हुए राज्य खेल इसके उदाहरण हैं। हमने इस बजट में भी ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए संपूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है और इस परिवार के लिए मैं 7 संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकताएं बताना चाहता हूं। पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, दूसरा संकल्प संपन्न किसान, तीसरा संकल्प महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान, छठा संकल्प पानी बिजली और सड़कों का मान और सातवां संकल्प कौशल एवं तकनीकी प्रदान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सुख निरोगी काया की हमारी सदियों पुरानी मान्यता को आगे रखते हुए हम ये बजट स्वस्थ राजस्थान को समर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है, ये स्वास्थ्य ही है जो हमारी असली धन है। ये स्वास्थ्य है जो हमारा असली धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ भी नहीं है। निरोगी राजस्थान के प्रथम संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कार्य योजना सदन के सामने रखी जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में हमने कुल 14,533 करोड़ रुपए 37 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाएं हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी कड़ी में हमने दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि बीमारियों की प्रिवेंशन पर फोकस किया जाए। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा करता हूं, जिसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए अभियान प्रबंधन, प्रचार प्रसार, परिचर्चा, गोष्ठियों आदि के आयोजन हेतु दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, समस्त प्रांतवासियों को निरोगी रहने के लिए सही जीवन शैली अपनाने में सक्षम करना ही हमारा इस अभियान का मूल मंत्र है। अगले वर्ष संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे किए जाने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही राज्य में समय पर निःशक्तता की पहचान के लिए सरकार जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना करेगी, जिससे समय पर इलाज प्रारंभ हो सके। राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इस हेतु मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत पृथक से एक अथॉरिटी के गठन की घोषणा करता हूं, ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का भी गठन किया जाएगा, जिसमें नमूनों की रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। साथ ही मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। हमारे द्वारा प्रारंभ की गई निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना ने देश भर में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी सराहना देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है। प्रदेश के संपूर्ण चिकित्सा परिवार के लिए इस सम्मान की बात, इसके लिए मैं राज्य के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, फार्मिस्टों एवं संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूं। साथ ही आह्वान करता हूं कि वे इस बजट के हमारे पहले संकल्प निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें। पिपाड सिटी व फरोजी के राजकीय अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय ओशिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा। साथ ही सांचौर जिला जालोर, तारानगर जिला चूरू, सोजत जिला पाली, लोहावट बालेश्वर, गोपालगढ़ जिला जोधपुर के राजकीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी एवं लीवर की दवाइयों को भी शामिल कर निःशुल्क दवाओं की संख्या 709 कर दी है। राज्य में कैंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। इसमें राजकीय एवं निजी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का पंजीयन अनिवार्य होगा,
जिससे भविष्य में कैंसर रोगियों को इलाज हेतु उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। राज्य में जहाँ भी पीपी मोड संभव होगा वहाँ के जिला चिकित्सालयों में MRI CT स्कैन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT स्कैन मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में डेंटल चेयर विथ एक्सरे मशीन की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन के लिए प्रत्यक्ष गाइडलाइन जारी की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए सब सेंटर PSC, CSC खोलने अथवा इनके कम्युनिटी के लिए क्राइटेरिया तय किया जाएगा। भविष्य में चिकित्सा संस्थान क्राइटेरिया के आधार पर खोले अथवा कम्युनिटी किए जाएंगे, जिससे निरोगी दास्तान कार्यक्रम को मजबूती मिले और डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में कुल 1000 बेड बढ़ाए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। गत बजट में मैंने श्री गंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में नवीन मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। ये बताते हुए खुशी है कि उक्त 6 मेडिकल कॉलेज सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की जा चुकी है। अगले 4 वर्षों में इन कॉलेज का निर्माण पूरा किया जाएगा, जिस पर लगभग 5000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें केंद्र सरकार की 60% भागीदारी लगभग 3000 करोड़ रुपये, राज्य सरकार की 40% भागीदारी लगभग 2000 करोड़ रुपये होगी। मुझे सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी है कि राज्य का पहला एवं दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट SMS हॉस्पिटल जयपुर में किया गया है। इसके लिए मैं चिकित्सकों की टीम को बधाई देता हूँ। वर्तमान में SMS हॉस्पिटल जयपुर एवं मतदार मातुर चिकित्सालय जोधपुर अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत हैं। साथ ही अब उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों के से संबंध मुख्य चिकित्सालयों को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित एवं अनुसूचित किया जाएगा। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारंभ करने के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के साथ MOU किया जा चुका है। साथ ही आगामी वर्ष में यहाँ अंग प्रत्यारोपण विभाग भी प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत किए गए। इसके अलावा महाविद्यालय में जूनियर रेजिडेंट के 69 पदों को सीनियर रेजिडेंट में क्रमोन्नत किया जाएगा। जोधपुर के MDM अस्पताल में गत वर्ष कैथ लैब की स्थापना की गई थी। आगामी वर्ष में यहाँ पर पीडियाट्रिक्स कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। SMS हॉस्पिटल जयपुर में वर्तमान कॉटेज वार्ड के स्थान पर G+8 मंजिला नया IPD भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इस भवन में कॉटेज वार्ड के साथ साथ सामान्य वार्ड सुविधा विकसित की जाएगी। 2 वर्ष में पूर्ण होने वाले इस कार्य पर 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सा जयपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी। इन पर 2 वर्षों में 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल एंजियोग्राफी एवं स्टेंटिंग के रोगियों के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी। जयपुर में कैंसर के उपचार के लिए उच्च श्रेणी का अस्पताल राज्य कैंसर संस्थान बनकर तैयार है। इसमें हाल ही में OPD प्रारंभ कर दिया गया है। इससे अगले वित्तीय वर्ष में संपूर्ण आधुनिक उपकरणों तथा लीनियर एक्सीलेटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के साथ सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इस संस्थान के बेहतर प्रबंधन के लिए सहायक आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी के 3, सहायक आचार्य रेडियोलॉजी के 2 एवं सहायक आचार्य डेंटल एवं प्रोस्थेटिक हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का 1 पद सृजित किया जाएगा। मतदार मातुर चिकित्सालय जोधपुर के OPD ब्लॉक के शेष फ्लोर का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिस पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी अस्पताल में 30 बेड के 4 नए वार्ड खोले जाएंगे, जिस पर लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक नया न्यूरो इंटरवेंशन लैब भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ क्षेत्रीय कैंसर सेंटर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होगा। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है, अतः अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होगा। सीकर जिला मुख्यालय पर 50 शयों के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। इसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होगा।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नवीन पीजी महिला छात्रावास, वर्तमान स्नातक छात्रावास का निर्माण विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। दूसरा संकल्प संपन्न किसान। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट में 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की थी, जिसे दिसंबर 2019 में स्थगित कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए 3420 करोड़ रुपए 6 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य में कृषि के लिए भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में 12,500 फार्म पॉन्डों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप एवं स्प्रिंकल की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2021 में 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा, जिसके लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 25,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2020-21 में 2 लाख टन यूरिया व 1 लाख टन DAP के अग्रिम भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। उन्नत बीज की मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 8 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल किया जाएगा। साथ ही निगम के बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 200 मंडी प्रांगणों में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुनू आदि जिलों के 1,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जाएगा। प्रदेश में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए KVSS, GSS के माध्यम से मांग के अनुसार 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 8 करोड़ रुपये का खर्च होगा। किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध रूप से 44 नए स्वतंत्र मंडियाँ पेड़ावा, डग, मनोज थाना जिला झालावाड़, पुंगल रोड बीकानेर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, छिपा बड़ौद, नारगढ़ एवं समरानिया जिला बारा, चौटन, धौरीमन्ना, गुड़ावानी जिला बाड़मेर, करौली, डूंगला, चित्तौड़गढ़, डबली, राठान, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़, कुमिर, पहाड़ी, भूसावर, रूपवास जिला भरतपुर, सूरत सिटी, पाली, अरनूद व धरियावाद जिला प्रतापगढ़, बिजमाइला श्री गंगानगर, देवगढ़ राजसमंद, खंडार सवाई माधोपुर, सलूम्बर उदयपुर, बगरू सांगानेर, शाहपुरा जिला जयपुर, मथानिया जिला जोधपुर, मोहनगढ़ और रामगढ़ जिला जैसलमेर, जायल व खिंवसर जिला नागौर, टोडा रायसिंह टोंक, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, किशनगढ़ बास बहरोड, तिजारा गोविंदगढ़ अलवर, रामगढ़ एवं बानसू जिला अलवर एवं सांगोद कोटा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 100 नवीन गौण उपर मंडी समितियों की भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी मंडियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है। किसानों की आय में वृद्धि, विपणन व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन, कृषि को जोखिम रहित बनाने, किसान एवं खरीदार के मध्य लाभकारी व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से 2 नवीन अधिनियम राजस्थान राज्य कृषि उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 एवं राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं संविदा सेवाएं संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 लाए जा रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय फसली ऋणों में पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से बांटे जाने वाले फसली ऋणों के वितरण के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 लागू की गई है, जिसके तहत अब तक सहकारी बैंकों के द्वारा 22 लाख से अधिक किसानों को 8,700 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरूप
अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1800 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्ष पानी पी सकता हूँ? सब काम मैं आपको पूछ के करना चाहता हूँ पूरे सदन में। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा फसली ऋणों की पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए ग्राम सहकारी समिति, इसे मैंने पढ़ लिया। वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपए के उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स लैम्प्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य के चयनित जीएसएस, केवीएसएस और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम बनाए जाएंगे, जिस पर 22 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। पशुपालन, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सॉर्टेज सीमेंट के उपयोग की योजना प्रारंभ की गई है। इस तकनीक के उपयोग से बछड़ों के बजाय बछड़ियों के पैदा होने की संभावना अधिक रहती है। परियोजना पर 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को नवीन तकनीकों एवं प्रबंधन की जानकारी देने हेतु 4000 पशुपालकों को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पशु चिकित्सालय रतनाड़ा जोधपुर के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तीसरा संकल्प महिला बाल व वृद्ध कल्याण। गत वर्ष हमारे द्वारा घोषित 1000 करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक रचनात्मक पहल की गई है। इस वर्ष महिला बालकों एवं वृद्धजनों के हितार्थ लिए गए तीसरे संकल्प के तहत किए जाने वाले कार्य सदन में के समक्ष रखे जा रहे हैं। महिला बाल विकास एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय तथा कन्वर्जेंस के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म A3 आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगी और एएनएम ऐप विकसित किया जाएगा। इससे न केवल इनके मध्य बेहतर समन्वय होगा, अपितु लाभार्थियों को भी समय पर समुचित सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथियों के प्रशिक्षण हेतु SCM रीपा जयपुर राज्य में स्थित अन्य राजकीय संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही SCM रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाता है। इसमें पारदर्शिता लाने हेतु पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा EWS को दिए जाने वाले आरक्षण की पात्रता की अव्यवस्थित शर्तों और प्रक्रिया को हटाकर सिर्फ 8 लाख रुपए वार्षिक आय की शर्त रखने का प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने हेतु मैं राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी। आप लोग खुश नहीं है क्या? कुछ तो ताली बजा दे करो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये भी थक गई थी, वे थक गई थी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में वर्तमान में 4,22,000 से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। पालनहार योजना के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए गत वर्ष जयपुर में एक पालनहार छात्रावास की घोषणा की गई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास हाफ पे होम खोला जाएगा।
बालक प्रदेश के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन हैं। सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को सभी बाल अधिकार, खासकर बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू आज भी बच्चे जिन्हें चाचा नेहरू कहते हैं के नाम से 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जा सकेगा। कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म के समय बच्चों में बहरेपन की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे आरंभिक अवस्था में इसका इलाज नहीं हो पाता। इस कारण वे पूरे जीवन भर मुख बधिर रहते हैं। हालांकि कॉक्लियर इम्प्लांट के रूप में इस समस्या का निदान संभव है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से हमने 5 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर 96 बच्चों को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक 899 बच्चों हेतु 44 करोड़ 52 लाख रुपए सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जहां पर सरकारी खर्च से कॉक्लियर इम्प्लांट 6.5 लाख प्रति बच्चा खर्च होते हैं शुरू किए गए हैं। इस योजना को अब केंद्र सरकार द्वारा ही पूरे भारत में लागू किया गया है। अब हम अगली कड़ी में बाल्य काल की प्रारंभिक अवस्था में हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता हेतु नीति बनाकर लागू करेंगे। गत वर्ष हमारे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों को मेस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी 2000 से बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिमाह की गई थी। इस वर्ष शेष अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विबंधित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम, भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थानों में भी प्रति आवासी ये राशि 2500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी वर्ष इसकी संख्या बढ़ाते हुए 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के मसूदा एवं भरतपुर जिले के कामाक ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर एवं लाडनू नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। जिला मुख्यालय जयपुर में 100 संयों के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5 करोड़ की ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी एरिया के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 5,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और तथा 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीएसपी एरिया में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारड़ा चुड़ावत जिला डूंगरपुर, पाडोली जिला बांसवाड़ा, टिमरवा जिला प्रतापगढ़, हनोतिया जिला बारा के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1530 से बढ़ाकर 2400 किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के लिए पृथक से कैडर बनाया जाएगा। कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पंप स्थापना हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान दिया जा रहा है। टीएसपी क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45,000 रुपये प्रत्येक किसान को कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाकर 22 करोड़ रुपये 50 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाली जनजाति परिवारों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन, शॉर्टेज सीमेंट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, बकरी पालन आदि हेतु
सहायता प्रदान की जाएगी। इससे TSP एरिया के लगभग 14,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर, छात्र, युवा व जवान। राज्य के ऊर्जावान युवाओं व मेहनतकश मजदूरों के लिए चौथे संकल्प के रूप में हमने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई है। हमारी विशेष कोशिश खेलों के क्षेत्र में राज्य को तेजी से आगे लाने की रहेगी। हाल ही में संपन्न हुए राज्य खेल प्रतियोगिता, जिसमें 18 खेलों के लगभग 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, की तारीफ चारों ओर से हो रही है। पहली बार संपन्न हुए इन खेलों का नतीजा था कि असम में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरूकता लाकर हम फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे, जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल को और अधिक सफल हो सकें। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा। इस पर आयोजित राज्य खेलों में क्रिकेट व हैंडबॉल शामिल नहीं किए जा सके थे। अब इन खेलों के भी ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय आयोजन कराए जाएंगे। मैं प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 50 लाख रुपये राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 30 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 30 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 20 लाख से बढ़ाकर के 60 लाख करने की घोषणा करता हूँ और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा। राज्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये से 1,000 रुपये और 300 से 600 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से अधिघोषित मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में स्थापित होने वाले पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जाएगा। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान कराने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियाँ प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों को VIP में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित क्लियरेंस मिल सकेगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में MSME उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में MSME की आसानी से स्थापना हेतु हम वर्ष 19 में नया एक्ट लेकर आए और पहले 3 सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृति एवं निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अब तक 3,339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनको तत्काल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा के लिए राज उद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है। देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन में अनुमानित 3 करोड़ रुपये का होगा, जो रिको द्वारा बंद किया जाएगा।
राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रिको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंडौन जिला करौली, गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र 2 सीतापुरा जयपुर में करीब 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस फैसिलिटीज़ में छोटे तथा अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्टअप एरिया उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वह अपनी इकाई कम से कम समय में शुरू कर सकेंगे। प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं आयातकों निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियम, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खादी वस्तुओं पर 50% की छूट देने से खादी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है, इसलिए अब राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित राज्य की 144 खादी संस्थाओं समितियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी खादी संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ पेट्रोलियम खनिज माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज एवं 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का फोकस है। इस परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ है। इस हेतु गठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की 74%, राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम HPCL से नियमित फॉलोअप कर एवं समन्वय करके जल्द से जल्द रिफाइनरी निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। राज्य में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन की गतिविधियाँ बढ़ानी होगी। हमने 10 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्वीकृत किए हैं। आगामी वर्ष में 3 PEL और स्वीकृत किए जाएंगे। अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से संपादित करने के लिए बाड़मेर जिले में उप निदेशक कार्यालय खोला जाएगा। पेट्रोलियम तथा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य में लगभग 2476 मिलियन टन पोटास अवयस्क के भंडार की संभावना है। वर्तमान में हमारा देश पोटास के लिए पूर्णतया आयात पर निर्भर है। ये बहुमूल्य खनिज पूरे देश में सिर्फ हमारे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले सहित कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्वेषण व फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पचपदरा जिला बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र खोले जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। राज्य में माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायत राज राज्य में 57 नई पंचायत समितियाँ व 1456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत जिन ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय परियोजना उपलब्ध नहीं है, उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे हमारी सरकार ने पूर्व में गंभीरता से लागू किया था, लेकिन विगत कुछ सालों में इस योजना के क्रियान्वयन में कई कमी नजर आई। हमारी सरकार ने नरेगा योजना को पुनः मजबूत बनाने के लिए काम मांगो अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई है। इस पर अब तक 53 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।
जिनमें से लगभग 4,87,000 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है। योजना पर इस साल अब तक लगभग 6,100 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान सिरमौर रहा है। मैं पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष की घोषणा करता हूँ। इसके कोष के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य में ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित की जाएगी। आरटीडी की 4 हेरिटेज संपत्तियों लेक पैलेस श्रीसेठ अलवर, झूमर बावड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर, गोकुलनाथ द्वारा राजसमंद एवं होटल सरोवर पुष्कर अजमेर के जीर्णोद्धार संरक्षण एवं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 1,000 राज्य स्तरीय और 5,000 स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें गाइड लाइसेंस प्रदान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारा 5वां संकल्प शिक्षा का परिधान है। प्रदेश के अच्छे कल के लिए हमारे विद्यार्थियों को बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है। अच्छी शिक्षा आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार हो सकता है और यही हमारा 5वां संकल्प है। शिक्षा से जुड़ी सभी विभागों के लिए सन वर्ष 2020-21 में हमने कुल 39,524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया है। प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अतः अब शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। राइट टू एजुकेशन के तहत राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिकता से लेकर सीनियर हायर सेकेंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस समय संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित है। प्रदेश के 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय, अब 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकता अनुसार खोले जाएंगे, जिन पर 25 करोड़ रुपये व्यय होगा। एक सकारात्मक पहल करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सकारात्मक पहल करते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बैग डे रहेगा। उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक, अध्यापक, पेरेंट टीचर मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काउट्स, जीवन मूल्यों पर नैतिक शिक्षा, बाल सभाएँ तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियाएँ संपादित कराई जाएगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में अतिरिक्त कक्ष, छात्रावास, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम आदि सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 38,700 बालिकाएं अध्ययनरत थे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 22 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 12 विद्यालय तलवाड़ा, अर्थुना, गागर, तलाई एवं छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा, पाटौदी एवं शिव जिला बाड़मेर, गलियाकोट जिला डूंगरपुर, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, बुरावड़, लसाड़िया, जलारा एवं ऋषभदेव जिला उदयपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में खोले जाएंगे। शेष 10 विद्यालय मंडरायल जिला करौली, धनाऊ जिला बाड़मेर, बिदासर जिला चूरू,
बिजोलिया जिला भीलवाड़ा, नौर एवं बादा जिला हनुमानगढ़, सुल्तानपुर जिला कोटा, बांदीकुई जिला दौसा, खानपुर जिला झालावाड़, आमेर जिला जयपुर में खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास हेतु स्किल एनहेंसमेंट एवं एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी कंटेंट बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिए गए लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराती जाती रहेगी। पिछले बजट में हमने राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु नीति बनाने की घोषणा की थी। ये नीति जारी हो चुकी है। गतवत घोषित महाविद्यालय में आवश्यक स्टाफ एवं भवन की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में प्राप्त मांगों पर जारी नीति अनुरूप कॉलेज खोलने का उचित निर्णय भविष्य में लिया जाएगा। प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने व प्रदेश के प्रथम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छठा संकल्प हमारा है पानी, बिजली और सड़कों का मान। राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विद्युत आपूर्ति की निरंतरता एवं अच्छी सड़कें उपलब्ध करवाना ही हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमने छठा संकल्प लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, PhD के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8,794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। प्रदेश के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार का संकल्प है। इस हेतु भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50% है, के माध्यम से हर घर में जल पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में सीमित जल संसाधन होने तथा बड़ा भूभाग मरुस्थलीय होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा केवल 50% राशि ही राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% एवं पहाड़ी व उत्तरी पूर्वी राज्यों में 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार से उनकी हिस्सा राशि 90% करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को भी घर में पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में 2020-21 में 16 जिलों झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, बारां, अजमेर, कोटा, बूंदी, करौली की 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इससे 4,327 गाँवों और 9,159 ढाणियों के लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। इन कार्यों में लगभग 1,350 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। वर्ष 2020-21 में 4,000 से कम आबादी वाले 250 गाँव जहाँ पेयजल स्रोत उपलब्ध हो, नवीन सेवा स्तर मापदंड अनुसार नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति योजनाओं में कुल 625 करोड़ की लागत के कार्य हाथ में ले जाएंगे। इससे लगभग 1,10,000 घर लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 160 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। प्रदेश में 500 जनता जल योजना के माध्यम से 1 लाख घरों को मापदंड अनुसार पेयजल से लाभान्वित करने हेतु 750 करोड़ रुपये के पुनर्गठन कार्य हाथ में ले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। वर्ष 19-20 में चंबल भीलवाड़ा के आरोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडोली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु घोषित की गई DPR बन गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 970 करोड़ रुपये की इस परियोजना को शुरू कर बूंदी जिले के 286 गाँव, 287 ढाणियों एवं नैनवा कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। जयपुर शहर में 4 दीवारी एवं आसपास के क्षेत्र में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके तहत 5 उच्च जलाशयों के निर्माण हेतु नई मुख्य वितरण लाइन और पुरानी जीर्ण शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य किया जाएगा।
इस योजना पर 165 करोड़ रुपये का व्यय कर 9 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जाएगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की पेयजल समस्या के निदान हेतु नए स्रोत का निर्माण, स्वच्छ जलाशय का निर्माण, राइजिंग तथा वितरण पाइपलाइन इत्यादि कार्य पर पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। इस योजना पर 15 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। वित्तीय वर्ष 2021 में 5 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। गत वर्ष राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल परियोजना ने पानी पहुंचाने योजना का परीक्षण करने की घोषणा की थी। अब परीक्षण उपरांत इस कार्य हेतु आगामी वर्ष में डीपीआर बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18,530 करोड़ रुपये 75 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए गत वर्ष के बजट भाषण में नवीन सौर एवं पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में हमारे द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। नई सौर ऊर्जा नीति में हमने चरणबद्ध रूप से 30,000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी निवेशकों के साथ साथ केंद्रीय राजकीय उपक्रमों के माध्यम से भी अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी करने के लिए इन प्लांटों से उत्पादित ऊर्जा में सौर ऊर्जा मिश्रित कर विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना थर्मल पावर प्लांट के परिसर में उपलब्ध भूमि पर करने की योजना बनाई जाकर मूर्त दिया जाएगा। राज्य में अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हम रूफटॉप सोलर सिस्टम को वृहद पैमाने पर लागू करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्रम में आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल योजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, निर्बाध संचालन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 पेयजल परियोजनाओं को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर में कन्वर्ट किया जाएगा। इस वर्ष 1,31,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सभी श्रेणी तथा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सहित कुल 50,000 कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएंगे। प्रदेश के सभी किसान भाइयों को खेती के लिए रात्रि में बिजली उपलब्ध कराए जाने से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ी ठंडी में रात में खेतों में काम करना बेहद कठिन कार्य है। सरकार किसानों की इस पीड़ा को दूर करना चाहती है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसके लिए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस क्रम में प्रथम चरण में 1 अप्रैल 2021 तक अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर एवं द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 22 तक सीकर, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो तृतीय चरण में 1 अप्रैल 23 तक शेष जिलों बाड़मेर, अलवर, दौसा, नागौर, टोंक, करौली, माधोपुर, बारा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के सभी ग्रामीण फीडरों पर दिन के ही ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु आगामी 3 वर्षों में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवीए के 30 नए जीएसएस की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त 33 केवीए के 287 नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 1,500 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। 1,500 सब स्टेशन वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त व्यवस्था में से 3 वर्ष में राज्य के सभी किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में कृषि हेतु उपलब्ध कराई जा सके, जिस पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रथम 2020-21 में 220 के लिए 3 जीएसएस अकलेरा जिला झालावाड़, रावतसर जिला हनुमानगढ़ में नए
छत्तीसगढ़ जिला बीकानेर में समतावर्ती पश्चात कमीशन किए जाएंगे। इसके साथ 132 केवी के 9 GSS नारगढ़ जिला 12, चौड़ी जिला बांसवाड़ा, बालेर जिला सवाई माधोपुर, नेगाड़िया दानपुर जिला बांसवाड़ा, मोहनगढ़ व झंझाली जिला जैसलमेर, टीबी जिला हनुमानगढ़, जैरण जिला जालोर, करौली जिला अलवर कमीशन किए जाएंगे। इस वर्ष चांदेरी तहसील सिकरा है, अड्डा पंचायत समिति बयाना, बैशीना पंचायत समिति बैर, दिवली पंचायत समिति बैर, मोलोनी पंचायत समिति बैर, निवायु पीपलू का जिराना बड़गांव, बेगू तहसील में जोगनी माता, तहसील गगरार में मंडपिया, डीडवाना में खोजास एवं बरागना, करौली में पेट्रोलियम, शेरपुर में 33 केवी के नए सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 6,808 करोड़ 63 लाख रुपये प्रदान किया गया है। राज्य में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में निम्न क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में किया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनके नाम हैं निमाएड़ा केली कनेरा बस्सी आंबा रोड का चौड़ीकरण जिला चित्तौड़गढ़ 37 करोड़ 50 लाख रुपए, चिम्मलवाड़ा मांडली धमोला जोगपुर सड़क जिला डूंगरपुर 19 करोड़ 26 लाख रुपए, मांगरोल से अंतावाया पंचेल कल्ला सड़क का चौड़ीकरण जिला 12 49 करोड़ 94 लाख रुपए, जोधपुर से बनाड़ एवं अन्य सड़कें तो जोधपुर जिले में डांगियावाद घोड़ा काकानी दूंदाड़ा समदड़ी 59 करोड़ रुपये, टोंक शहर की विभिन्न सड़कें 30 करोड़ रुपये, मलाना डूंगर से साकड़ा जिला सवाई माधोपुर 12 करोड़ रुपये, भरतपुर से सोंग सड़क जिला भरतपुर 18 करोड़ रुपये, चूरू तारानगर सड़क जिला चूरू 16 करोड़ रुपये, झालावाड़ में सूलिया सुनील पिड़ावा सोयत सड़क मध्य प्रदेश सीमा तक 10 करोड़ रुपये, प्रतापगढ़ से मंदसौर सीमा तक 7 करोड़ 50 लाख रुपये, गोगुंदा तुल्ला मुचिंद गाँव गुड़ा सांगट राजसमंद सड़क 40 करोड़ रुपये, NH 52 मोदी विश्वविद्यालय से बड़का बालाजी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 5 करोड़, पुष्कर से करकेड़ी जिला अजमेर 75 लाख, बांसवाड़ा जिले में संपर्क सड़क देव का 4 करोड़, बाड़मेर जिले में जालीपा हरसाड़ी 3 करोड़, दोसा कुंडल बांदीकुई कठुमर जिला दोसा 5 करोड़ रुपये, बूंदी आलोद मेंडी सड़क जिला बूंदी 20 करोड़, विराटनगर जयपुर से चिलपाली मोड़ वाया पालड़ी चराया 30 करोड़, बीकानेर शहर की सड़कें 7 करोड़ 50 लाख रुपये। उक्त सड़कें राज्य की सर्वाधिक क्षतिग्रस्त स्थिति की है, जिनको प्रथम चरण में लिया गया है। शेष जिलों की इसी तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए कार्य द्वितीय चरण में लिए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रथम व द्वितीय फेज का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के फेज तृतीय में मार्च 25 तक राज्य की 8,633 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4,245 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन करवाया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन क्षेत्र में प्रदेश में कहीं भी दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के बाद नज़दीकी निजी अस्पताल में ले जाए जाने पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण इसमें वापस रिपीट कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद नज़दीकी निजी अस्पताल में ले जाए जाने पर ऐसे निजी अस्पताल द्वारा उनका उपचार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आवश्यक कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार में असमय हुई मृत्यु मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आघात लाती है। राज्य में हर साल लगभग 10,500 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में काल कलवित हो जाते हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी कैसे हो, इसके लिए हमारी टीम तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करके आई है। तमिलनाडु सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 30% की कमी लाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में
अग्रणी राज्य बन चुका है। हम सब मिलकर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए तमिलनाडु की तर्ज पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, अतिरिक्त डीजीपी यातायात एवं संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी वर्ष में 2 बार स्थिति की समीक्षा करेगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को क्रम से 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार के दिए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राज्य के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आम जन की सुविधा के लिए समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के माध्यम से फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किए जाएंगे। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में कम्युनिकेट किया जाएगा। छात्र छात्राओं एवं आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिस पर 16 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2021 में कुल 4,557 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को सिंचाई एवं जलदाय के लिए टॉप प्रायोरिटी में सम्मिलित करने का निश्चय किया जा रहा है। ये योजना राजस्थान के 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर के लिए पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसकी अनुमानित लागत 37,247 करोड़ रुपए है। ये परियोजना पूरी जिलों के लिए वैसी जीवनदायिनी हो सकती है जैसी पश्चिमी जिलों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर एवं अजमेर में इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता देने हेतु आश्वस्त किया था। मैं भी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी को स्मरण करा चुका हूँ। सरकार बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 503 करोड़ रुपए के कार्य करवाएगी। परियोजना के प्रथम चरण में वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे, जिसमें बिशलपुर माही, जवाई, जाखम, सोमकमला, अम्बा, छापरवाड़ा, मातरकुंडिया, गंभीरी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बया इत्यादि प्रमुख बांध सम्मिलित थे। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना RWSRPD के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर इस बार 245 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, टीबी व हनुमानगढ़, जिला गंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तथा बीकानेर जिले के खाजूवाला तहसील क्षेत्र के काश्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2020 के क्लोजर में सिरसा हरियाणा, रावतसर, टीबी, सूरतगढ़ की मुख्य नहरों में तथा सूरतगढ़, अनूपगढ़ व रावतसर डिस्ट्रीब्यूटर आदि की लगभग 44 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग कार्य किया जाएगा। आगामी वर्ष में इस पर 378 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर के रीलाइनिंग हेतु भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ में MOU किया गया है। इसके लिए मैं जुलाई 19 में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिला था। मुझे खुशी है कि पंजाब द्वारा दिसंबर 19 में सरहिंद फीडर को में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त लगभग 17 किलोमीटर की रीलाइनिंग का कार्य संपादित करवा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ERCP परियोजना के अंतर्गत ही वर्तमान में हमने काली सिंध नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में परिवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपए की लागत से नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
इस कार्य से कोटा, बूंदी, 12 जिलों को लगभग 54 MCM अतिरिक्त जल पेयजल हेतु उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही शेष अतिरिक्त जल बिसलपुर बांध में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। आगामी वित्त वर्ष में इसके लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भरतपुर जिले के कामा, कुमेर एवं डीग क्षेत्र के काश्तकारों हेतु सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए अगले इस वर्ष में गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माइनरों के जीर्णोद्धार के कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। सवाई माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारदा नदी ग्राम के पास घोषित अनिकेट के कार्य को इस वर्ष हाथ में लिया जाएगा, जिस पर 33 करोड़ रुपए का व्यय होना प्रस्तावित है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अभी कल ही भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा प्रदेश को जल प्रबंधन के क्षेत्र में 2 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के CBIP अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में मंडावरी जिला दौसा, बस्ती जिला जयपुर, रामगढ़ जिला अलवर, बांसुर जिला अलवर, जायल जिला नागौर, भोपालगढ़ जिला जोधपुर में नगर पालिकाओं का गठन प्रस्तावित है। प्रदेश के जिन 9 जिला मुख्यालय सिरोही, जैसलमेर, करौली, दौसा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, प्रतापगढ़ पर टाउन हॉल नहीं थे, उनमें से इस वर्ष सिरोही एवं जैसलमेर में टाउन हॉल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसी क्रम में अगले वर्ष धौलपुर एवं करौली में कुल 30 करोड़ की लागत से टाउन हॉल बनाए जाएंगे। जोधपुर आज पर्यटन, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। जोधपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के लिए एक आधुनिक बड़े ऑडिटोरियम की कमी महसूस की जा रही है। भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन यहाँ हो सके, इसे देखते हुए जोधपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में इसकी DPR तैयार कराई जाएगी। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। शिविर की सफाई करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिविर की सफाई करते हुए कई बार जनहानि होने की घटनाएं होती रहती है। एक सभ्य समाज के लिए यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है। शिविर सफाई कार्य मानवीय उपयोग निषेध मानते हुए ये कार्य मशीनों द्वारा किए जाने के लिए सभी निकायों द्वारा शिविर सफाई कार्य एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए आवश्यक यंत्र उपकरण खरीदे जाएंगे। इस पर कुल 176 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। संबंधित जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मानव को सीवरेज के मेन होल गटर में नहीं उतारा जाए। इस संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधित निकाय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीवरेज ब्लॉकेज के कारण होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए जोधपुर नगर निगम में एक सुपर सकर मशीन खरीदी जाएगी, जिस पर 2 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में RUIDP चतुर्थ चरण के अंतर्गत 7 शहरों अबू रोड, सिरोही, कुचामन, चीटी, सिद्धार्थ शहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी, मंडावा में सीवरेज एवं जल प्रदाय के कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा 6 शहरों रतनगढ़, फतेहपुर, लाडनू, डीडवाना, मकराना, प्रतापगढ़ में सीवरेज कार्य एवं लक्ष्मणगढ़ शहर में जल प्रदाय कार्य कराए जाएंगे। इससे 14 शहरों के लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 2300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। जयपुर शहर के सिविल लाइन से फाटक पर JDA द्वारा 75 करोड़ रुपये की लागत से 4 लाइन के ROB का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस मेमोरियल से आदर्श नगर होते हुए मनोज चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड की DPR, JDA एवं OTS पर यातायात सुगम बनाने तो फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। JDA द्वारा रामनिवास बाग में 2 मंजिले भूमिगत पार्किंग फेज 2 का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। जोधपुर शहर की जोजी नदी में साल भर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए 3 STP बनाए जाएंगे। आवासन मंडल द्वारा प्रतापनगर, जयपुर में लगभग 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर कोचिंग हब बनाया जाएगा। भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास द्वारा सांगानेर उपनगर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपये की लागत से हाई लेवल
ब्रिज बनाया जाएगा। उदयपुर शहर की ऐतिहासिक आयर नदी के पुनरुद्धार सौंदर्यीकरण पर न्यास द्वारा 75 करोड़ रुपये एवं सीवरेज परियोजना शिशारमा हेतु 8 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही उदयपुर शहर स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं व अन्य कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए नगर विकास न्यास द्वारा अंटागढ़ चौराहा, एरोड्राम सर्किल एवं गोबरिया बावड़ी चौराहे पर अंडरपास का निर्माण कार्य, सिटी मॉल के सामने आनंदपुरा चौराहे पर इंदिरा गांधी तिराहे तक पर एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ किया जाएगा। इस सभी पर लगभग 250 करोड़ रुपये के व्यय संभावित है। कोटा शहर में ऑक्सीजन के निर्माण कार्य पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही शहर में चल रहे डेयरी व्यवसायों को सुव्यवस्थित रूप से बचाने के लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना विकसित की जाएगी, जिस पर अनुमानित 300 करोड़ रुपये व्यय होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम राज्य को स्किल एवं आईटी के तालमेल से फिजिकल टू डिजिटल इकोसिस्टम की ओर ले जाएं। इसी क्रम में प्रदेश के समस्त 229 राजकीय ITI में ई-क्लासरूम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों में 11वीं कक्षा से ही उनकी प्रतिभा और अभिरुचि के अनुसार कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शक योजना प्रारंभ की जाएगी। राजीव गांधी डिजिटल स्किल प्रोग्राम के तहत राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा युवाओं के लिए राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय के सहयोग से एमर्जिंग न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स एवं रोबोटिक्स इत्यादि में ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। मैं अप्रवासी राजस्थानी श्रमिक भाइयों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करवाने हेतु 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के करने की घोषणा करता हूं। भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जाएगा। हमारे द्वारा बड़े रिफॉर्म के रूप में सरकारी सेवाओं की गारंटी डिलीवरी के लिए राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान सुनने का अधिकार अधिनियम 2012 भी लाया गया, परंतु गत सरकार ने इनके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब मुख्य सचिव स्तर पर कमेटी का गठन किया जाकर इन अधिनियमों को सही तरीके से लागू किया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के अनुरूप जन सूचना पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर 27 विभागों के 51 योजनाओं सेवाओं की 144 प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। बेहद कम समय में ही लगभग 8 लाख अध्यक्ष महोदय कम समय में ही 8,30,000 विजिटर्स द्वारा विभिन्न सेवाओं की लगभग 50 लाख सूचनाएं प्राप्त की जा चुकी है। इसी दिशा में अब सरकार अन्य विभागों एवं उनकी योजनाओं सेवाओं को जन सूचना पोर्टल पर लाएगी। अध्यक्ष महोदय, 20 अगस्त 19 को भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जयपुर में IT आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे पूरे प्रदेश से आए बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के उत्साह को देखते हुए हमने तय किया कि स्टार्टअप के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के राजीव@75 फंड की स्थापना की जाएगी। राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं IIT जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, एम्स जोधपुर आदि राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं जैसे IIT जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, एम्स जोधपुर आदि सहित अन्य संस्थाओं में स्थापित इंक्यूबेटर को iStart राजस्थान जोड़ा जाएगा। इस वित्त वर्ष में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को प्रदेश के जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण सहित 14 विकास न्यायालयों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। अब इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी नगर निकायों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को राजीव गांधी ग्रामीण IT हब राजगृह के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की प्रदायगी और मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से नवयुवकों को इस तकनीकी में
उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप भामाशाह की जगह राजस्थान जन आधार कार्ड योजना सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी है। अब तक लगभग 1,75,00,000 परिवार, 6,50,00,000 व्यक्ति इस पर नामांकित किए जा चुके हैं। जन आधार कार्ड का उपयोग 39 योजनाओं में प्रारंभ हो चुका है। अब आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पिछले कार्यकाल में राज्य में नागरिकों की उल्लेखनीय सेवा एवं गुणों को ध्यान रखते हुए राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की योजना लागू की गई थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। अब मैं इस योजना को पुनः लागू करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर के 22 स्मारकों का पुनरुद्धार कराया जाएगा। इसके लिए 22 करोड़ रुपये 70 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर सहित जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर कार्यालय में उपलब्ध लगभग 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटाइजेशन तथा माइक्रो फिल्मिंग कर उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे देश विदेश के शोधार्थी, रिसर्च वाले व आमजन अभिलेखों का आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। जयनारायण व्यास स्मृति भवन जोधपुर शहर का एकमात्र प्रेक्षागृह है, जिसके जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण की दृष्टि से देश के कई शहर खतरे की सीमा में हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जो हम सभी के लिए एक चुनौती है। राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जन भागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, अलवर, बूंदी में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान अथवा नए उद्यान को गुरु नानक जयंती पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 1,25 लाख रुपये व्यय होगा। राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने, इमारती लकड़ी, बांस व लघु वन उपज में उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की जिला पर्यावरण योजना तथा राज्य के लिए राज्य पर्यावरण योजना बनाई जाएगी। इस पर 2020-21 में 3,50,00,000 रुपये व्यय होंगे। खेजली में पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान करने वाले अमृता देवी को समर्पित 10 लाख रुपये लागत से एक शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त जिला रसद कार्यालयों, खाद्य विभाग मुख्यालय एवं राजकीय गोदामों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस हेतु लगभग 16 करोड़ रुपये होंगे। उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए उचित मूल्य दुकानों पर ई मित्र केंद्र स्थापित करने हेतु अधिकृत किया जाएगा। आगामी वर्ष में नागरिक सुरक्षा एवं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की क्षमता संवर्धन हेतु 10 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग को बाढ़ नियंत्रण बचाव कार्य हेतु 12 करोड़ रुपये के उपकरण, वन विभाग को जंगलों में लगने वाली आग को तत्काल नियंत्रण करने हेतु लगभग 3 करोड़ रुपये के अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी हेतु समस्त जिला कलेक्टर को ड्रोन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। आगजनी की घटनाओं पर रोकथाम हेतु 26 करोड़ रुपये की लागत से उच्च क्षमता वाले 100 अग्निशमन वाहन फायर टेंडर्स जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है, सरकार ने थाने में प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में FIR दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है। थानों में प्राप्त समस्त परिवारों को अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम CCTNS पर ऑनलाइन दर्ज करवाने की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। गत वर्ष हमारे द्वारा की गई घोषणा के क्रम में अब तक 486 पुलिस थानों में स्वागत कक्षों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं कार्य प्रगति पर है।
पुलिस को संसाधनों से लैस करने के लिए 76 करोड़ रुपए के 1682 नवीन वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम चरणबद्ध रूप से स्थापित करने की घोषणा हमने गत बजट में की थी, ताकि आपात स्थिति में 108 की तर्ज पर 112 नंबर डायल करने पर एक निश्चित अल्पावधि में मोबाइल पुलिस यूनिट घटनास्थल पर पहुंच सके। इसके क्रम में इस वर्ष ये योजना व्यवस्था पायलट बेसिस पर अलवर तथा भरतपुर जिले में लागू की जा रही है। आगामी वर्ष में योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में पनप रहे विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों के लिए राज्य की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सुदृढ़ करने के लिए एसओजी में 2 नई फील्ड यूनिट्स स्वीकृत की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों नशीले दवाओं की रोकथाम के लिए एसओजी में एक नई एंटी नार्कोटिक यूनिट का गठन किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में विकसित हो रही रिफाइनरी, तेल उत्पादन, सौर और पवन ऊर्जा एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के पुलिस थानों को अतिरिक्त मोबाइल यूनिट मुहैया कराई जाएगी एवं चिन्हित थानों को क्रमोन्नत तथा पुलिस चौकियों को सुदृढ़ किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में केवल जयपुर में डीएनए टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। आपराधिक प्रकरणों में डीएनए टेस्ट के महत्व को देखते हुए प्रथम चरण में क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला जोधपुर में तथा द्वितीय चरण में क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला अजमेर में डीएनए खंड प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल निवास, आय, विवाह आदि प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, पेयजल कनेक्शन, पेंशन, पीपीओ आदि हेतु नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने पर इनकी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग क्लब पुनः प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के 6 जिलों में गैजेटेज का लेखन अद्यतन का काम प्रगति पर है। 6 जिलों में जिला कली गैजेटेज को अद्यतन करने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में हाथ में लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में उपखंड तहसील, उप तहसील कार्यालयों एवं आवासों के कुल 35 भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये के कार्य का प्रारंभ किए जाएंगे। राज्य में 294 उपखंड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक उपखंड कार्यालय में आवश्यकता अनुसार एक कनिष्ठ सहायक, एक सूचना सहायक का पद सृजित किया जाएगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण रहन पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से किसान कृषि ऋण हेतु किसी भी बैंक में आवेदन कर सकेगा। संपूर्ण प्रदेश में सुविधा को चरणबद्ध तरीके लागू कर रहन नामांतरण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पेपरलेस की जाएगी। राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सर्वे उपकरण के माध्यम से सीमा ज्ञान एवं भू प्रबंधन कार्य कराए जाने हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के 24 जिला सैनिक कार्यालयों में आगंतुकों, पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजनों हेतु सुविधाएं विकसित करने के लिए राशि 5 लाख रुपए प्रति जिले की दर से जिला सैनिक कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के 14 जिले दौसा, झालावाड़, धौलपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही, बारा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, बूंदी, टोंक, करौली में शहीद स्मारक बने हुए नहीं हैं। इन सभी स्थानों पर एक रूपता लाने को ध्यान रखते हुए 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि विदित है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 19 में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश से समानुपातिक भागीदारी के रूप में हर क्षेत्र से वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया जाए। साथ ही अगले वर्ष इस योजना का विस्तार भी करना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय में राज्य में निर्धारित मापदंड अनुसार प्रथम चरण में आगामी वर्ष 48 नए कोर्ट खोले जाएंगे। इनमें सीनियर सीजे एवं एसीजेएम कोर्ट बानसूर अलवर, रायपुर भीलवाड़ा, टोडा भीम करौली, एडीजे कोर्ट अटरू बारा, देशोरी पाली, बिलाड़ा जोधपुर एवं एसीजे एवं जेएम कोर्ट नाथद्वारा राजसमंद शामिल है। साथ ही सीजेएन जेएम कोर्ट नावा को सीनियर सीजेएन एसीजेएम कोर्ट में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है।
तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ध्यान में रखते हुए मैं जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के लिए 12% से बढ़ा करके 17% करने की घोषणा करता हूं। जैसा कि विदित है, हमारे द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में अब तक 34,682 नई नियुक्तियां दी जा चुकी है। 82,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में आने वाले वर्ष में नियमानुसार भर्ती की जाएगी। इससे एक और जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उक्त भर्ती प्रक्रिया को सतत रखते हुए वर्ष 2021 में लगभग 53,000 पदों की भर्ती की जाएगी। उसमें मेडिकल हेल्थ में 4,369, मेडिकल एजुकेशन में 573, कोऑपरेटिव में 1,000, एजुकेशन में 41,000, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1,039, होम के अंदर 5,000 और जीएडी में 200, 53,151। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास को लेकर समस्या बनी रहती है। इसके उचित समाधान की दृष्टि से जालूपुरा स्थित विधायक आवास परिसर का नियमानुसार निष्पादन करके विधानसभा परिसर के समीप बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। गत वर्ष हमारे द्वारा नवीन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सिलोकिसिस MSME संबंधी नीतियाँ जारी की गई है। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला कल्याण नीति, कृषकों के उत्थान हेतु राजस्थान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नीति, शिल्पकला के विकास हेतु हस्तशिल्प नीति, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति लागू की जाएगी। हमारे प्रदेशवासियों के आने वाले कल के लिए मैंने विस्तार से अपनी कार्य योजना सदन के सम्मुख रखी है। हमारा कल सुनहरा हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरे समर्पण में जुटी हुई है। प्रदेश के विकास के जो 7 संकल्प इस बजट में हमने तय किए हैं, वही आगामी वर्ष के लिए हमारा प्रमुख एजेंडा होगा। मेरी प्रतिबद्धता सदैव शासन की जवाबदेही और सेवाओं की प्रभावी एवं समयबद्ध अदायगी पर रही है। हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। मैं वर्तमान की चुनौतियाँ समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, और आप सभी के सहयोग से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ठीक है आपको जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, आगे अभी सारा आसमां बाकी है। वो देख रहे हैं, प्रेस देख रही है आपको, नंबर कट जाएंगे आपके। कर प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन एवं मुद्रा विभाग आम जन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य DLC के स्थान पर पट्टों पर वसूल की गई राशि पर किए जाने की घोषणा करता हूँ। MSME एक्ट 2019 की सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीमार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी में 100% छूट व पंजीयन शुल्क में रियायत देने की घोषणा तथा ऐसे उद्योगों को नीलामी में विक्रय पर स्टैम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर किए जाने की घोषणा करता हूँ। इम्पोर्टेंट फैसला है। राज्य में निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र निबराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों, विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की DLC दरों में वर्षों से व्याप्त विसंगतियों को दूर कर रियल एस्टेट में निवेश व उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्षों से लंबित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की जाएगी,
जिसके तहत दिनांक 30 जून 2020 तक बकाया स्टैम्प ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज व शास्ती की 100% छूट देने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उद्योगों को सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने एवं रियल एस्टेट क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए भूमि की वर्तमान DST दरों को 10% घटाकर स्टैम्प ड्यूटी की दर को 1% बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 में भी DST दर नहीं बढ़ाई जाएगी। राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के पोर्टल पर ऑनलाइन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 1 माह तथा राजस्थान से बाहर निष्पादित लेकिन राज्य में स्थित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में प्रचलित भूमि कर लैंड टैक्स से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया जाएगा तथा भूमि कर की दरों को तर्कसंगत करते हुए इसके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एक मुश्त अग्रिम स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 में हाल ही में किए गए संशोधन में से सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी की एक समान दर राज्यों में वितरण की व्यवस्था तय की गई। इस प्रकार के प्रावधान राजस्थान स्टैम्प अधिनियम 1998 में भी किए जाएंगे। दस्तावेज की वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टैम्प ड्यूटी की इवेजन करने के मामलों में कलेक्टर स्टैम्प को सिविल कोड की शक्ति प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, GST लागू होने पर आ रही अड़चनों को दूर करने व व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से वाणिज्य कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जाएगा तथा GST ऑडिट एवं एंटी इवेजन कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त विभाग में ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान GST अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष करने एवं तदरूप सेवा नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। GST के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस व ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी रही है, अतः मैं उपनिवेशन क्षेत्रों में किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन की पेटे दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक इस तिथि तक की समस्त बकाया किस्तें जमा कराने जाने पर ब्याज में 50% छूट प्रदान किया जाना एवं बाकी बची हुई किस्तें भी एक मुश्त जमा कराने पर उपयुक्त ब्याज में 100% छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान मेरी सरकार की प्राथमिकता है। खेल इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। अतः मैं स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीड़ा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि से अकृषि परियोजनाओं, भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियमों, दरों, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सुविधा यान के रूप में संचालित बसों के लिए मोटर वाहन कर को 2 श्रेणियों में विभक्त कर बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर की राशि अधिकतम 14,000 के स्थान पर 10,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की 2 नगर पालिकाओं जिनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर अधिक नहीं है, उनमें संचालित 32 बैठक वाले क्षमता वाले स्टेज कैरियर वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वैन कर की दर 250 रुपये के स्थान पर 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह करना प्रस्तावित है। राज्य में बिना परमिट अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी यात्री वाहनों पर 1 वित्तीय वर्ष के लिए दे मोटर वाहन कर को उस वाहन के लिए दे एक बार ये कर का 25% करना प्रस्तावित है।
वाहन कर में सरलीकरण के उद्देश्य से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल फिटेड विद इक्विपमेंट पर लगने वाले कर को एक समान करते हुए इनके चैसिस के रूप में क्रय किए जाने पर कर की दर कीमत के 8.5% के स्थान पर 10% एवं पूर्णतः निर्मित वाहनों पर 7% के स्थान पर 8% कहना प्रस्तावित है। राज्य में संचालित संविदा बसों पर मोटर वाहन कर में राहत देते हुए 23 सीटर से 40 सीटर से अधिक सीटर बसों की 3 श्रेणियों पर 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह की छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। उपनगरीय मार्गों पर वर्तमान में प्रतिदिन संचालित दूरी आधारित मोटर वाहन कर में राहत प्रदान करते हुए निर्धारित 4 श्रेणियों में 50 रुपये प्रति सीट प्रति माह छूट देने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए स्टेट माइनिंग एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। राज्य में निकलने वाले खनिज एवं रॉयल्टी की गणना और विवेचन रोकने के लिए IT व ड्रोन सहित अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। आजकल माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल मानहानि के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में ऐसे मामले में दावे की रकम के आधार पर एड वैलोरम कोर्ट फी लगती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। इससे कई लोग दावा ही नहीं कर पाते हैं। अतः मानहानि के मामलों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोर्ट फीस की अधिकतम सीमा को 25,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है तथा इन कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गई है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधान में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचना जारी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान 19-20 में बजट 2021 मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 46,411 करोड़ 8 लाख रुपये देने का अनुमान किया था, जिसे 19-20 के बजट अनुमानों घटाकर 44,461 करोड़ 86 लाख रुपये कर दिया है। वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमानों में से और घटाते हुए मात्र 36,039 करोड़ 14 लाख कर दिया है। बताइए आप। हवा पे पढ़ना एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, सबको मालूम पड़ा है। मैं सदन को ये बताना चाहूँगी, भारत सरकार ने वर्ष 19-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 46,411 करोड़ 8 लाख का अनुमान दिया था, जिसे घटा करके अब कर दिया 36,049 करोड़। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 19-20 में के संशोधित अनुमानों में वर्ष 19-20 के अंतरिम बजट की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा में 10,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कटौती की है। अब मैं वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्व प्राप्तियाँ 1,56,715 करोड़ 56 लाख। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,84,756 करोड़ 60 लाख रुपये। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा 28,041 करोड़ 4 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 68,135 करोड़ 52 लाख। पूंजी खाते में व्यय 40,042 करोड़ 31 लाख। पूंजी खाते में आधिक्य 28,063 करोड़ 21 लाख। वर्ष 2021 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ रेवेन्यू रिसिप्ट 1,73,404 करोड़ 42 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय 1,85,750 करोड़ 3 लाख। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा 12,345 करोड़ 61 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 52,360 करोड़ 25 लाख। पूंजी खाते में व्यय 39,981 करोड़ 47 लाख। पूंजी खाते में आधिक्य 12,378 करोड़ 78 लाख रुपये। राजस्व घाटा राज्य को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्सा राशि सहित राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षित वृद्धि संभावित नहीं है।
तथा सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना आवश्यक है। इस कारण वर्ष 2021 के बजट अनुमानों में 12,345 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2021 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 2.99% है। मैं वर्ष 2021 का वार्षिक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही एफआरबीएम एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण भी सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा स्थल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रस्तावों को स्वीकृति करने की स्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कई कार पूर्व स्थापित किए जाने वाले विधायक राजस्थान वित्त विधेयक 2020 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2020-2021 का उपस्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान 2020-21 का उपस्थापन करता हूं एवं सदन की मेज पर रखता हूं। कई कार पूर्व स्थापित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2020 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करता हूँ। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 24 फरवरी 2020 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।